ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डीजीएमओ राजीव घई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयरफोर्स और नेवी के समकक्ष अफसर भी रहेंगे। तो शाम 6:30 बजे डीजीएमओ की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजीव घई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एयरफोर्स और नेवी के भी सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी जाएगी सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर पर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक और बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। जेडी वैंस से बातचीत में पीएम ने कहा, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान ने 26 ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। और सेना के सूत्रों से एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, बड़ी खबर है, सेना के सूत्रों से बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वो फायर करेंगे तो हम भी करेंगे, अगर वो हमला करेंगे तो हम भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सेना के सूत्र कह रहे हैं। तो सेना के सूत्र कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बाद अगर आपको लगता है खत्म हो गया तो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर वो फायर करेंगे तो हम भी फायर करेंगे, ये सेना के सूत्र कह रहे हैं। और आर्मी चीफ ने अपने कमांडर्स को खुली छूट भी दे दी है, किसी भी हमले का जवाब देने की छूट दे दी है आर्मी चीफ ने। 10 मई का समझौता तोड़ने पर जवाब देने की छूट। पश्चिमी सीमा के कमांडर्स के साथ बैठक में आर्मी चीफ ने अपने कमांडर्स को निर्देश दिया है कि अगर कोई हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से, अगर समझौता किसी भी हालत में टूटता है तो जवाब देने की खुली छूट है। जमकर करारा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। और कश्मीर पर भारत का क्लियर मैसेज, पीओके की वापसी ही एकमात्र मुद्दा, बाकी किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं। अगर वो आतंकी लौटाने पर बात करेंगे तो हम तैयार, हम किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं चाहते। किसी भी तीसरे की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं। कश्मीर मुद्दे पर बस एक ही मुद्दा है और वो है पीओके का लौटना। पीओके की वापसी ही एकमात्र मुद्दा है, बाकी किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं। हम और किसी पर बातचीत नहीं करेंगे। और 7 मई के स्ट्राइक में जैश को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। 7 मई की जो पहली स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 9 जगहों पर भारत ने मारा था, उसमें बहावलपुर जो सबसे ज्यादा अंदर घुस के मारा था, जैश का हेडक्वार्टर था, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमले में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो जैश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 7 मई की स्ट्राइक में। इधर ऑपरेशन सिंदूर से भारत के 3 मकसद पूरे हुए। पहला सैन्य मकसद, मिट्टी में मिला दिया, बहावलपुर मुरीद के मुजफ्फराबाद कैंप तबाह। दूसरा राजनीतिक मकसद, आतंकवाद को सिंधु जल संधि से जोड़ा, आतंकवाद रोकने तक संधि रद्द रहेगी। तीसरा मनोवैज्ञानिक मकसद, घुसकर मारेंगे, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री, सेना ने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया। पाक सेना के हेडक्वार्टर तक धमक सुनी गई। सरहद पार भी आतंकी सुरक्षित नहीं, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। जिनके सिंदूर मिटे, ऑपरेशन सिंदूर से उनको इंसाफ मिला, यह भी कहा है राजनाथ सिंह ने। तो रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक सुनी गई। सरहद पार भी आतंकी सुरक्षित नहीं, यह कहा है हमारे रक्षा मंत्री ने। और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स का बयान। एयरफोर्स ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। एयरफोर्स ने कहा जल्द डिटेल्स देंगे। एयरफोर्स ने कहा जो काम किया था पूरा किया, जो काम हमें दिया गया था वो हमने पूरा किया। एयरफोर्स ने कहा राष्ट्रहित में सटीक ऑपरेशन। एयरफोर्स ने कहा ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्य के मुताबिक
एयरफोर्स ने कहा हमने सोच समझ के ऑपरेशन किया। एयरफोर्स ने कहा हमारा ऑपरेशन विवेकपूर्ण था। एयरफोर्स ने कहा अटकलें मत लगाइए। एयरफोर्स ने कहा समय पर विस्तृत जानकारी देंगे। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर तक भारत के हथियारों की धमक सुनी गई और सरहद पार भी आतंकी सुरक्षित नहीं है। जिनके सिंदूर मिटे, ऑपरेशन सिंदूर से उनको इंसाफ मिला। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान। एयरफोर्स ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये बड़ी बात है, इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। एयरफोर्स ने कहा कि जल्द इस बारे में डिटेल्स देंगे। जो काम हमें दिया गया था वो हमने काम पूरा किया है, ये भारतीय वायुसेना का कहना है। एयरफोर्स ने कहा राष्ट्र हित में सटीक ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्य के मुताबिक। एयरफोर्स ने कहा हमने सोच समझ के ऑपरेशन किया, हमारा ऑपरेशन विवेकपूर्ण था, अटकलें मत लगाइए, समय पर विस्तृत जानकारी देंगे। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त आप देखिए जनरल वीके दत्ता हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनरल दत्ता, शुरुआत आपसे सर। 6:30 बजे एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डीजीएमओ उसमें आ रहे हैं और उसके अलावा उनके कुछ समकक्ष और भी कुछ बड़े अधिकारी आ रहे हैं। क्या हम ये माने कि आज हमें ये पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी क्या रही? आज पूरी डिटेल पता चलेगी? बिल्कुल, देखिए गौरव, ऐसा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की अभी तक की कार्रवाई हुई है, ये जग जाहिर है। भारत ने किसी चीज़ को छुपाया नहीं, किसी चीज़ को गलत तरीके से पेश नहीं किया। मीडिया में हो सकता है कोई बार ज़्यादा जोश में आगे किसी ने आगे पीछे बोला हो, लेकिन शुरू से लेके अभी तक की जो कार्रवाई है, शुरू जब इन्होंने पहलगाम के अंदर इनोसेंट हमारे लोगों को, टूरिस्ट को मारा और एक संदेश भेजा ऑफ सिविलाइजेशन क्लैश, उसके बाद जो भारत ने विकल्प लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम उन टेररिस्ट को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को,
उनके कंट्रोलर्स को, उनके जो भी लोग उसके अंदर लिप्त है, उनको ढूंढ ढूंढ के पताल से भी निकाल के लाएंगे और उनको ज़मीन दोष करेंगे। उसके तहत हमने कार्रवाई चालू कर दी और जितने एक्शन लिए अभी तक हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को मालूम होगा, चाहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया हमने, ट्रेड बंद किया और फ्लाइट बंद करे, जितने हमने कार्रवाई करनी थी वो चालू कर दी। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या बताया जा सकता है? अभी मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद जो हमने 9 टारगेट चुन के उनके सारे जितने चिने हुए टेररिस्ट है, चाहे LTT हो, JEM हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, और उनका जनाजे उनकी फ़ौज ने अटेंड किए, जिससे पता चल गया कि पाकिस्तान की फ़ौज टेररिज्म में लिप्त है। उसके बाद उन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश करी। हमने हर एक एस्केलेटेड लेटर का बराबर मुंह तोड़ जवाब दिया और फाइनल तो उनकी 11 एयरफील्ड को हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से मार के उनको तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आ गया और उनके DGMO ने हमारे से रिक्वेस्ट किया सीज फायर करने के लिए। अभी हमारे नागरिक को ये पता होना चाहिए कि सीज फायर हमने नहीं मांगा, ये पाकिस्तान के DGMO ने रिक्वेस्ट किया। चाहे अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ बोले, ठीक है, उनका रहा होगा योगदान की बातचीत करके किस तरह से मसला सुलझ जाए। ऑप संदूर कंटिन्यू कर रहा है, ऑप संदूर बंद नहीं हुआ है और हमने ये जाहिर कर दिया है कि कोई भी हिमाकत पाकिस्तान के द्वारा बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। और हमने जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स उरी के बाद पहलगाम के बाद और जो अभी किया, हमने बता दिया कि आप कुछ भी करेंगे हम तुमको उस लैडर के ऊपर लेके चले जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बता दिया और सीना ठोक के बता दिया और सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बता दिया। लेकिन ग्रुप कैप्टन DK पांडे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी अभी भी अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा सी भी हिमाकत हुई तो वही हर्ष होगा जो अभी तक हुआ है उसका, या उससे भी बुरा होगा। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। सर्वप्रथम कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। सबसे मजेदार चीज ये है कि इंडियन एयर डिफेंस का जो सिस्टम है IACCS, जिसने कि ये पूरा विजय हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो 24/7 365 डेज एक्टिव रहता है। तो ये कहना कि उसमें वो ऑपरेशन कोई नहीं, वो हमेशा 365 चल रहा है, क्योंकि कोई भी हिमाकत करता है। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है वो राउंड द क्लॉक वॉर फुटिंग में रहता है। उसको नहीं पता पीस क्या है, उसको नहीं पता वॉर क्या है। वो जानता है कि हमेशा हमें डट के लगे रहना है, कोई भी इंट्रूडर आता है उसको रोकना है। अब जहाँ तक बात है कि हम क्या हासिल कर सकते थे और क्या हासिल किया इसकी ब्रीफिंग के बारे में, तो निश्चित रूप से वो बताया जाएगा कि हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और हमने कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, कौन से बचे। जहाँ तक ऑनगोइंग प्रोसेस की बात है, मैं बता दिया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और रहेगा। दूसरा, हमें ये मौका मिला है कि हम जो है क्रिटिकली एनालाइज कर सकेंगे हमने क्या किया और हमें आगे और क्या करना है और कहाँ हमारे कुछ गैप्स रहे प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में, उसको कैसे किया जाए। थर्ड जो है पॉइंट है वो मेंटेनेंस का, जो है कुछ कहीं हमने ग्राउंड एलिमेंट्स के राउंड द क्लॉक चलते रहे सिस्टम, उनके कोई रख रखाव की जरूरत हो, उनको कुछ ही प्रकार की स्पेयर की सपोर्ट की जरूरत हो, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, उन सबको अभी मौका है, इस समय थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिला है तो वो पूरा कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान ने 2024 में 68 बार 68 टाइम्स सीज फायर वॉलंटियरिंग किया है और इस साल जो है ऑलरेडी वो 47 टाइम्स ऑलरेडी कर चुका है वो। तो उसके लिए सीज फायर क्या होता है, कोई शब्द उसके डिक्शनरी में है नहीं। हम उससे उम्मीद करें कि सीज फायर हो गया और शांत होगा। तो ये बाकी भारतीय दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सीज फायर अगर है तो वो वेंटिलेटर पे है, कब तक चलेगा ना हमें पता ना वक्त को पता, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम ये ऑपरेशंस और कंटिन्यू करते तो क्या ऑब्जेक्टिव हम और हासिल करते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि टेररिज्म की जो जड़ें हैं उन पर चोट पहुंचाएं, जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनको हम चोट पहुंचाएं, मैसेज दें उनको, वो हमने अचीव। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। PM आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। तीनों सेना प्रमुखों के साथ PM की बैठक, राजनाथ सिंह, S जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे, CDS अनिल चौहान और NSA डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। तो एक बड़ी बैठक हुई है PM आवास पर, जिसमें रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, NSA अजित डोभाल थे, CDS थे, तीनों सेना के प्रमुख थे। एक बड़ी बैठक हुई है। हो सकता है इस बैठक के बाद जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थोड़ी देर बाद 6:30 बजे, उसमें हमें पता चले कि क्या कुछ और निकल कर आ रहा है। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप TV9 के साथ बने रहिए, आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाएंगे और एक एक अपडेट उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अब आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं कि PM मोदी की अहम बैठक कैसे चली। कल सीज फायर से पहले PM मोदी ने दोपहर को एक अहम बैठक की थी। फिर सीज फायर के बाद PM मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल और CDS के साथ चर्चा की। तीनों ने PM मोदी की
पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। अब आज सुबह 11 बजे भी पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस के साथ मंथन किया। एक बैठक जो हम बता रहे थे वो भी खत्म हो गई। लेकिन जल्दी से चाहते हैं आप स्टूडियो और बताते हैं आपको कि कैसे पाकिस्तान को सीधा पैगाम दे दिया गया है भारत की तरफ से कि आतंक का मतलब अब सीधे सीधे उसको नेस्तनाबूद करना। आतंक का मतलब अगर उसने कुछ आतंकी कार्रवाई की तो सीधे सीधे उस पर हल्ला बोलना, उसको सीधे आतंक का मतलब जंग का ऐलान करना। पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया जा चुका है। क्या संदेश दिया गया है? बड़ी बात, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। 5 महीने आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह दिया जाएगा। पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर प्रहार करेंगे। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ेंगे। आतंकी संगठन और उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और सीज फायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाया, आइए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की वजह समझिए। पहलगाम का बदला लिया पाकिस्तान में घुसकर, एक्शन दिखाकर। शहबाज और आसिम मुनीर इससे घबराए। सिंधु जल संधि खत्म की, पानी के लिए मोहताज हो रहा है पाक। अटारी बॉर्डर को बंद किया, पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार रोका। सेना का जबरदस्त एक्शन, पाकिस्तान में डर का माहौल। मुनीर को समझ आया जीतना मुश्किल। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय हमले से पाकिस्तान के एयरबेस ठिकानों को हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के एयर सैन्य बेस पर तबाही के निशान दिख रहे हैं। भारतीय सेना ने तबाह किया पाक का भोलारी एयरबेस। सरगोधा एयरबेस पर हमले से रनवे डैमेज हो गया। जकोबाबाद एयरबेस की इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने बनाया निशाना। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि भारतीय हमले से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ी क्षति हुई है। तो देखिए भारतीय सेना की वीरता के आगे एक बार फिर कैसे पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ गए उसकी सबूत है ये तस्वीरें। भोलारी एयरबेस हो, जकोबाबाद एयरबेस हो, नूर खान एयरबेस हो, ये तीनों एयरबेस देखिए इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। जरा बिग वॉल पर दीजिए मुझे ये तस्वीरें। मैं जाऊंगा जनरल दत्ता और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब दोनों आइए यहाँ पर और मुझे बताइए इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे दर्शकों को समझना कि आखिर ये तस्वीरें क्या बताती हैं, कितना बड़ा डैमेज पहुंचा है वहां पर पाकिस्तान को। एक एक करके तस्वीर अगर दिखा सके, सबसे पहले मैं भोलारी दिखा सके यार। यहाँ पर ये देखिए भोलारी का एयरबेस है ये। यहाँ पर आप देखिए ये जो तस्वीर हमें यहाँ पर जो सैटेलाइट तस्वीर दिखी है यहाँ पर, इसके बाद अब ये जो है ये एयरबेस आप देखिए, हैंगर यहाँ पे हमें दिख रहा है, रनवे पॉसिबल वहाँ पर। ये भोलारी का एयरबेस जहाँ पर ये देखिए यहाँ हमें कुछ डैमेज यहाँ पर दिख रहा है। ये पीसीआर अगर तस्वीरें रोक पाए तो हम ज़्यादा इसको यहाँ पर दिखा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सर क्या लगता है इन सैटेलाइट तस्वीरों से क्या डैमेज हुआ है, क्योंकि एक पुरानी तस्वीर और एक नई तस्वीर। ये देखिए ये पुरानी तस्वीर देखिए यहाँ पर, और ये जो स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर डैमेज जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर रूफ डैमेज हुई है, ये जो दिख रहा है। आप इसको भी देखिए, ये है रनवे। सर ये जो तस्वीर है ना ये इसको जूम करके यहाँ पे लाया गया, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये रनवे है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पर दिखाएंगे शायद लोगों को मालूम पड़ने लगा कि लाइन है, रोड दिखेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जब जूम किया गया तो उसको आइडिया लगेगा ये रनवे है और यहाँ पर जो है उनके एसेट्स हैं और ये उनका स्क्वाड्रन लोकेशन है। ओके, या अगर क्योंकि ये पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है कि इसके आगे का पोर्शन क्या है, क्लियर कर्व आ रहा है तो ये साइड में पोर्शन है जहां पर कि इनका लॉजिस्टिक सेंटर हो सकता है, जो पूरा या मेंटेनेंस। ये पूरा ये है, मैं समझ रहा हूं। ये हैंगर शॉर्ट टैक्सी टू रनवे, दिस इज द पार्किंग एरिया, दिस इज द रनवे, दिस इज द स्टोरेज ओब्लिक हैंगर। यहां एक कर्व आ रहा है तो इट कैनॉट बी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। दैट नॉर्मली क्या होता है रनवे के बीचों बीच में ताकि वहां से दिस इज ऑन वन एंड। तो यहाँ ये क्या हो सकता है फिर? तो ये जो है ओआरपी हो सकती है, ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म, जहां पर की पायलट होते हैं, लेकिन उनके रखने के लिए जहाज यहाँ रखे जा सकते हैं, 2 जहाज होंगे। लेकिन एक और यहाँ पे देखिए ये फ्रंट एरन डेब्रीज भी यहाँ पर दिख रही है इस जगह पे, तो ये यहाँ पे मतलब जहाँ से वो जहाज लैंड करता है, ऑपरेट करता है, वहां से जब आता है वो इलाका है। ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन्यूवरिंग स्पेस जिसे कह सकते हैं आप, वो है वो लोकेशन है। तो ये वही लोकेशन लगता है
चलता है, इसके बाद जो है ये मेंटेनेंस का भी लगा होता है, और यहाँ क्योंकि पिक्चर उतनी साफ नहीं है और बाकी पोर्शन नहीं है। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, जो सरगोदा एयरबेस की है, वो भी दिखाते हैं। ये बड़ा हैंगर है, इसके अंदर जरूर इनके कोई ना कोई सेट रहे होंगे, इनके फाइटर हो या कुछ हो, वो डैमेज हो गए। सर अब ये देखिए सर, ये सरगोदा एयरबेस देखिए यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये पोस्ट स्ट्राइक इमेजरी एनालिसिस है जो बता रहा है कि कैसे रनवे को डिस्ट्रॉय किया गया। ये आप देखिए, ये जो ये थोड़ा गड्ढा जो है, ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये रनवे अगर एयर स्ट्रिप सर खराब डैमेज होती है, अनयूजेबल, रन इज अनयूजेबल मींस आप कोई जहाज में टेक ऑफ नहीं कर सकता, लैंड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स के लिए इतने बड़े रनवे की जरूरत नहीं है, छोटा सा उसमें लेके ऑन द स्पॉट भी टेक ऑफ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सरगोदा में बहुत नुकसान पहुंचा उनको, जनरल दत्ता। सरगोदा का मैं आपको एक और बता दूं, सरगोदा में इनका रनवे भी डैमेज हुआ। सरगोदा में इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इनके न्यूक्लियर एसेट के बंकर के गेट के ऊपर तक हमारा स्ट्राइक हुआ है। ओहो, मतलब ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज भी था। बिल्कुल। तीसरी तस्वीर दिखाई जरा, यहाँ पर तीसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाई, तीसरी तस्वीर क्या है यहाँ पर, तीसरी तस्वीर ये आ गया जैकोबाबाद। अब ये देखिए, ये जो है टारगेट एरिया, ये यहाँ पे है, ये वो तस्वीर जैकोबाबाद की दिखाई है पीछे, जैकोबाबाद ये आ गया, ये जैकोबाबाद। ये देखिए, ये जो टारगेट एरिया है, ये यहाँ पे हमने इसको जूम किया तो ये डेब्रीज दिख रही है यहाँ पर। वो एरिया जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये जो है ये टारगेट हुआ है। ये देखिए कैसे डैमेज हुआ है यहाँ पर, ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं, ये क्या हो सकता है? देखिए, ये चांसेस हैं कि ये जो पहले बताते ये क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, इसके अंदर मेंटेनेंस हैंगर ये कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है इसमें। ये जो मेंटेनेंस हैंगर है, जो ये छत है, ये डैमेज दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पूरी डैमेज दिख रही है। हो सकता है कि उसमें कुछ असेट जो रहे हो वो भी डैमेज हो, तो कितना हम एटीसी बिल्डिंग बताई जा रही है, एटीसी बिल्डिंग माइनर सेकेंडरी डैमेज, म्यूनिशन इंपैक्ट रूफ डैमेज। ये देखिए, ये मतलब छत कैसे गई, ये वाली बिल्डिंग जो है, ये एटीसी माइनर बिल्डिंग की, ये वाली, ये यहाँ पर डैमेज दिख रही है। तो यहाँ इसके स्क्वाड के बगल में एटीसी बिल्डिंग हो सकती है, अगर जगह कम है एयरफील्ड में, हाँ, यहाँ बिल्डिंग हो सकती है, इसमें कोई अनयूजुअल फैक्टर नहीं। एक्चुअली क्या है, ये 90 डिग्री का इमेज है। अगर ये 3D वाला होता तो आपको पता चलता कि वो एटीसी है कि नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि ये हैंगर है। हैंगर के साथ में स्टोरेज होगा। इनके कोई हवाई जहाज मेंटेनेंस पे भी हो सकते हैं, अगर हुए होंगे तो सारे डैमेज होंगे। मतलब ये भारत की मिसाइल जहां पे हिट हुई है, उनके सबूत तो ये सामने दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस बता रही है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हिट नहीं हुआ। हाँ, एटीसी होने के चांसेस इसके कम है। उसका रीजन क्या है? रनवे कहाँ है? एटीसी हैज टू बी क्लोज टू रनवे। ओके, अब ये नूर खान की इमेज आ गई और ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिख रहा है इसमें। देखिए, ये टारगेट एरिया है, यहाँ पे जो ये नूर खान एयरबेस का। अब इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे ये हालत दिखती है उसकी। ये जिस तरह से डैमेज यहाँ पे दिख रहा है, ये पोस्ट स्ट्राइक डैमेज आप देखिए। द एयरबेस फैसिलिटी हैज आल्सो सस्टेन्ड कंसिडरेबल डैमेज। ये ट्रक यहाँ पे एक दिख रहे हैं, ये ट्रक यहाँ पे दिख रहे हैं, और एटलीस्ट 2 ट्रक हैं जो मिलिट्री सपोर्ट के से जुड़े हुए थे, जिनको डिस्ट्रॉय किया गया यहाँ पर। देखिए, वहां पर नूर खान में चार्ली 130 जो है एयरक्राफ्ट है, उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ये देख रहे हैं ना, दूसरे ये ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो ये इनको डैमेज हो सकता है। अब इसके पिक्चर देखिए, वहां पर कुछ डैमेज अगर दिख रहा हो, उसका करस्पॉन्डिंग पिक्चर है, तो अगर इसको जूम किया गया, टारगेट एरिया दिखाया गया है और यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे ये डैमेज हुआ है, ये बताया गया है यहाँ पर। ये डैमेज दिस से वो वहां पर डैमेज दिख रहा है, ये जूम करके डैमेज दिखाया गया, और ये वो टारगेट एरिया था यहाँ पे। ये जो टारगेट एरिया है जो यहाँ पे आपको डैमेज दिख रहा है, जो उस इमेज में आपको दिख रहा है वहां पर, ये वो एरिया है। तो यानी साफ है यहाँ पर, ये जो एस्टैब्लिशमेंट था, इसको निशाना बनाया तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर टारगेट एरिया दिखता हुआ। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं, इनके बारे में क्या जानकारी आ रही? बिल्कुल, जो सैटेलाइट इमेजरी आई है, ये बताती है कि कैसे पाकिस्तान के जो एयर बेस है, उसको भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और उनको डैमेज किया। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भुलारी का एयरबेस हो, पाकिस्तान का सरगोदा का हो, जकोबाबाद का हो, या फिर नूर खान का हो, आपको पता चल रहा है कि अटैक के पहले, यानी कि स्ट्राइक के पहले सैटेलाइट इमेज क्या थी, और जब हमने स्ट्राइक किया तो उसके बाद क्या उसकी इमेज का यानी बताता है कि जो हमारे पास बिल्कुल सटीक जानकारी थी, सटीक कोऑर्डिनेट्स थे। और ये जो स्ट्राइक किए है हमारी वायुसेना ने, ये संभवतः ब्रह्मोस से किए, क्योंकि जो स्ट्राइक की गई है वो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के जरिए की गई है। और ऐसे में ही बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल थी, ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, जिसके जरिए ये भारत ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। और ब्रह्मोस मिसाइल का संभवतः इंडिया ने कॉम्बैट में ये पहली बार इस्तेमाल किया, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ किया, और कितना बिल्कुल जो सटीक निशाने पर लगा। इससे एक तरह से हम कहें कि ब्रह्मोस की टेस्टिंग भी हो गई है, और साथ ही साथ जो हमने एक इंडिया और रशिया ने जो एक ज्वाइंटली ब्रह्मोस बनाने का जो एक तैयारी की थी, जिसको हमने अभी बना भी रहे, तो उसके कॉर्पोरेशन को भी बताता है कि जो ब्रह्मोस
कितना सटीक वार कर रहा है, कितना सटीक निशाने पर कर रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप देखेंगे कि इसमें नागरिक या किसी भी ऐसे एयर बेस का अलावा किसी और चीज को डैमेज नहीं है, इनके बिल्कुल प्रोसीजन के साथ इसमें स्ट्राइक किया और जो उनके पाकिस्तान के एयर बेस है उनको डैमेज किया। बिल्कुल कह रहे हैं आप आनंद, सही, बिल्कुल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन देखिए भारतीय सेना की वीरता के आगे एक बार फिर पाकिस्तान ढेर हो गया है। सरेंडर करने की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सरेंडर करने वाला किरदार भी वही है जिसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके, और हिंदुस्तान भी वही है, बस नाम बदल गया है। ये सिंदूर के सामने सरेंडर है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियारों के साथ भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। आज 54 वर्ष बाद पाकिस्तान ने फिर से सरेंडर किया है। भारत के ताबड़तोड़ हमलों से थर्राया पाकिस्तान आखिरकार आत्मसमर्पण को मजबूर हुआ है। तो 48 घंटे में पाकिस्तान तबाही के दरवाजे तक जा पहुंचा था। युद्ध विराम ने उसे बचा लिया, नहीं तो जिन हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत में तबाही मचाने का ख्वाब देख रहा था, वो हथियार बुरी तरह फेल हो गए। पाकिस्तान ने अधिकतर हथियार चीन और तुर्की से खरीदे थे, जो वक्त आने पर फुस साबित हुए। पाकिस्तान के सारे हमले भी नाकाम हुए, बल्कि भारत के ताबड़तोड़ प्रहार को भी वो रोक नहीं पाया। पाकिस्तान में तबाही का दायरा कई शहरों तक पहुंच गया, इसलिए मुनीर और शहबाज की घबराहट बढ़ गई थी। मुनीर की सेना घबराने लगी थी, आखिर कैसे मुकाबले में टिका जा सके, क्योंकि तुर्की और चीन से मिले हथियार बेदम साबित हो चुके थे। तुर्की से मिले ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत में तबाही मचाने का मंसूबा पाला था, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन बॉर्डर पार करने की कोशिश करते उससे पहले ही भारत की पहरेदारी में लगे डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश उन्हें तबाह कर देते। दूसरी तरफ जब भारत रेसिप्रोकल अटैक करता तो पाकिस्तान के सुरक्षा ठिकानों पर लगे चाइनीज डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। इससे पाकिस्तान की बिलबिलाहट बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान सेना ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन इन सब भारत ने बीती रात पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर तबाही मचाई, जबकि उससे पहले पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन हमले के लिए भेजे, जो चीन से लिए ड्रोन थे। लेकिन चीन की तकनीक भारत के आगे पस्त हो गई। पाकिस्तान के दागे एक एक चीनी ड्रोन को भारत ने मार गिराया। इसके बाद शुरू हुआ बदले का चरण, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। भारत ने पूरी ताकत से हमला नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया जा रहा था। तब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अगर पूरी ताकत से हमला कर दिया होता तो पाकिस्तान का विनाश निश्चित था। आखिर किराए के हथियारों से कितने दिन तक लड़ पाता पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के मेड इन तुर्की ड्रोन जिसके सारे हमले भारत ने नाकाम कर दिए, उसका नाम है एसिस गार्ड सोंगर। ये एक लो एल्टीट्यूड क्वाड्रोटोर कॉम्बैट ड्रोन है। ये ड्रोन तुर्की से पाकिस्तान ने खरीदे थे। 2019 में तुर्की ने बनाया था एसिस गार्ड ड्रोन। 2022 तुर्की पाकिस्तान में डिफेंस डील हुई थी। 2023 में तुर्की से पाकिस्तान पहली खेप पहुंची थी। एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन जीपीएस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं। 3000 मीटर तक ऊंचाई से प्रहार कर सकता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 5 से 10 किलोमीटर है। उड़ान क्षमता 30 से 60 मिनट है। स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेलोड क्षमता 5 किलो है। 48 घंटों में ही पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की पोल खुल गई। मुनीर और शहबाज की सारी प्लानिंग ध्वस्त हो गई।
तुर्की और चीन से मिले हथियार पूरी तरह फेल हो गए। अब पाकिस्तान के पास भारत की शर्तों पर झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसने 48 घंटे में अपने फुस हथियारों से भारत पर हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के हमले विफल रहे और उसके हथियारों का अंजाम क्या हुआ, इन तस्वीरों में देखिए। हनुमानगढ़, सिरसा, आरएसपुरा, पोखरन, जैसलमेर और अमृतसर में पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की। भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया और इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से किया। कई इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल के मलबे मिले, जिनके गिरने से शुरू में तो दहशत हुई, लेकिन बाद में पता लगा कि डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम किया, तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बड़े जोर से आवाज आई बम की, काफ़ी जोर से आई, तो सारे लोग नींद से भागे छत पे। सर ये सिविलियंस पे जो हमला करते हैं ना, इनकी यही कायरतापूर्ण है, ठीक है नहीं, कभी सामने से हमला नहीं करता। इंडिया ने अभी तक कभी किसी भी सिविलियंस पे हमला नहीं किया है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी। खासतौर से भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की तैयारी थी, वो भी तुर्की और चीन से मिले हथियारों के दम पर, जो पूरी तरह फुस साबित हुए। पटाखों जितना विस्फोट भी नहीं कर पाए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया। कहीं चीन और तुर्की ने अपने सबसे खराब हथियार तो पाकिस्तान को नहीं सौंप दिए, क्योंकि जब भारत ने पलटवार किया तो चीन से मिला डिफेंस सिस्टम भी भारतीय हथियारों के सामने पूरी तरह पस्त हो चुका था। इसी वजह से भारत ने एयर स्ट्रिप से लेकर कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करके पाकिस्तान को दहला दिया। तो भारत के हमलों के आगे चाइनीज डिफेंस सिस्टम पस्त हो गया। पाकिस्तान को चीन से मिले डिफेंस सिस्टम का नाम HQ-9 है। HQ-9 के लिए साल 2015 में चीन पाकिस्तान में डिफेंस डील हुई थी। HQ-9 की पहली खेप 2021 में पाकिस्तान पहुंची। HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 से कॉपी किया। कराची आर्मी डिफेंस सेंटर में डिफेंस सिस्टम की पहली तैनाती हुई। पाकिस्तान ने दूसरे सैन्य ठिकानों पर भी इसे तैनात किया। भारत के हमले रोक पाने में HQ-9 नाकाम साबित हुआ। इसमें मल्टीपल एयर अटैक रोकने की क्षमता है, लेकिन यह कुछ नहीं कर पाया। HQ-9 की रेंज 100 किलोमीटर है। भारत के हमलों पर यह फेल साबित हुआ। आप समझ सकते हैं चीन के दावे। सिंगल शॉट कैपेबिलिटी वाला सिस्टम है, लेकिन भारत के ड्रोन के आगे फेल हुआ। मल्टी अटैक को डिटेक्ट करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। ये चीन ने HQ-9 का अपग्रेडेड वर्जन HQ-16 भी पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गई और भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पाकिस्तान के ड्रोन पार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के हथियार फेल होते रहे, डिफेंस सिस्टम नाकाम होते रहे और पाकिस्तानी सेना का हौसला टूटता रहा। पाकिस्तान को यह समझ आ चुका था कि वो अब बेकार हथियारों से भारत पर हमले नहीं कर सकता, उल्टा भारत पाकिस्तान में तबाही जारी रख सकता है। पाकिस्तान को समझ आ चुका होगा कि उसने चीन और तुर्की से हथियार लेकर बड़ी भूल की, क्योंकि चीन से मिले JF-17 जेट फेल हो गए, चीन से मिले डिफेंस सिस्टम HQ-9 फेल हो गया, चीन से मिले VT-4 टैंक कबाड़ हो चुके हैं, चीन से मिली सबमरीन खराब पड़ी है, चीन से मिला शाहीन मिसाइल सिस्टम बेकार हो गया। इसके अलावा तुर्की से मिले हथियार भी पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर साबित हुए हैं। तुर्की से मिले सोंगा ड्रोन हमले नहीं कर पाए, तुर्की से मिले कॉर्वेट निगरानी नहीं कर पा रहे, तुर्की से मिली सबमरीन के पार्ट्स नहीं मिल रहे। यानी पाकिस्तान अगर लगातार तीसरे दिन भी हमले करने के बारे में सोचता तो उसके हिस्से में सिर्फ तबाही आती, क्योंकि भारत के पास राफेल, ब्रह्मोस और S-400 जैसे विध्वंसक हथियार हैं, जिन्होंने पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में शौर्य दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन के विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई है। पहलगाम और सीज फायर पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जरूरी था, युद्ध भारत की पसंद नहीं, किसी भी तरह का आतंकवाद सही नहीं, यह चीन ने कहा है। तो NSA और विदेश मंत्री वांग यी जो चीन के हैं, उनके साथ भारत के NSA अजीत डोभाल ने बातचीत की है और पहलगाम और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में उनको बताया है और कहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया उसका हमने जवाब दिया। आतंकवाद किसी भी हालत में सही नहीं है, ये चीन के NSA ने कहा है। लेकिन अब देखिए बड़ी बात क्या है, आप समझिए इस बात को। आगे आतंकी हमले हुए तो इसको युद्ध मानेगा भारत। एक्ट ऑफ वॉर के मायने क्या है?
किसी भी देश की सैनिक, ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक घेराबंदी, किसी देश की संप्रभुता या नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो, जब कोई देश युद्ध की शुरुआत या जंग के लिए उकसाए तो फिर यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जनरल दत्ता, यही मुझे जानना है आपसे, एक्ट ऑफ वॉर, कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, अब वो टेररिस्ट हमला नहीं या टेररिस्ट अटैक नहीं, युद्ध का हमला माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पहले पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा कि साहब नॉन स्टेट एक्टर हैं, हम नहीं हैं, ये आपके अंदर से ही ये उग्रवाद पैदा हो रहा है। 26/11 हो, चाहे पहले पुलवामा हो या उससे पहले जितने हमले इन्होंने करे अलग अलग जगह पर, वो हमेशा डिनाई करता रहा नॉन स्टेट एक्टर। अब हमको पता चल गया नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान की फौज, आसिफ मुनीर उसका DGISI, तो पूरा तंत्र इनका अब इसके अंदर लिप्त है। जब इन्होंने जनाजे अटेंड करे, पाकिस्तानियों ने वर्दी पहन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रीथलिंग हो रहा है उस डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट के जनाजे पे, तो इसके बाद क्या हो गया, ये जग जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की फौज टेररिज्म के इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व है और अगर वो आज के दिन में हमारे ऊपर हमला करते हैं या टेररिस्ट एक्ट करते हैं, इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। तो हम ये अब नॉन स्टेट एक्टर की कहानी अभी खत्म है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान ने बोला, अरे साहब भारत के तो हवाई जहाज नहीं आ पाए, 300 किलोमीटर दूर से उन्होंने हमला किया, हमने रफेल गिरा दिए, सब गलत बयानबाजी है। अगर ऐसा होता तो हमने क्या 9 टारगेट जो पिन पॉइंट करके उड़ाए, सारे उग्रवादी मारे, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया को दिखाए, क्या वो पॉसिबल था? 40-20 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई खत्म हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, सारे के सारे उसके मिसाइल ड्रोन हमने गिरा दिए। पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत की क्षमता क्या है। जो काम रूस नहीं कर पाया, इजराइल नहीं कर पाया और देश नहीं कर पाए, हमने वो करके दिखाया कि हमारा जो आयरन शील्ड है वो बिल्कुल अभेद्य है। और उसके साथ साथ हमने बताया जो हमारे इंडिजिनियस हथियार हैं, चाहे आकाश मिसाइल हो, आकाश तीर हो, हमने इंटीग्रेट करके हमने पाकिस्तान के सारे काउंटर अटैक को विफल किया। उसके बाद हमारी ब्रह्मोस की शक्ति देखी इन्होंने। हाँ। और अभी जो है, जो आर्मी चीफ ने बोला है, फ्री हैंड टू ऑल द आर्मी कमांडर्स, यस, आप करो, हम मारेंगे आपको। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह का बड़ा बयान। सीज फायर ने पाक की जान बचाई, ये कहा सालेह ने। भारत ने आतंक संरक्षकों को निशाना बनाया, ये कहा सालेह ने। भारत की उड़ानें रद्द नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई, ये कहा सालेह ने। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर में आत्मविश्वास झलका, आतंकियों और आतंक समर्थकों पर दोहरा वार किया भारत ने। पाकिस्तान ने भारत के संयम की परीक्षा ली, पाक का दिल रावलपिंडी भी नहीं बचा। भारत की जद में पाक का नूर एयरबेस, मुस्लिम जगत से पाकिस्तान को कोई सहानुभूति नहीं मिली। पाकिस्तान का ऑपरेशन दावे के मुताबिक नहीं, यह कहा है अमरुल्लाह सालेह ने, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में ही घिरे पाकिस्तानी पीएम शहबाज किस बात का जश्न मना रहे हैं? भारत ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, शहबाज के अंदर जोश नहीं खौफ है, ये वही के पत्रकार कह रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ही होने लगा विरोध। शहबाज के भाषण पर पीटीआई नेता ने जताया विरोध, शहबाज को शर्मिंदा होने से रोका जाए, ये कहा उमर अयूब खान ने। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, क्या मतलब है इसका? पीटीआई का मतलब, इस जो कह रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए सबसे मजेदार चीज़ है कि पाकिस्तान जिस समय शुरू से ही वो खौफ में था, हमने जब शुरू नहीं किया था ऑपरेशन, उसके पहले ही पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मूवमेंट इधर से उधर, और नेताओं के बयान, रेल मंत्री बोल रहा है कि हमारे पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर है, न्यूक्स है, हम कुछ भी कर देंगे, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारी सेना कुछ भी कर सकती है, विश्व की मानवीय सेना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद सब कुछ फुस। तो ये जो वहाँ की जो आवाम है उसको मैसेजिंग क्या गई, उसको मैसेजिंग साफ गई कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। और इसका नतीजा है कि पत्रकार महोदय जो है साफ साफ कह रहे थे कि जो है खौफ है, और उसके नतीजे में थैंक यू बोल रहे हैं। बार बार थैंक यू कहने का मतलब यही है कि इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ से आपने मुक्ति पा ली।
मुक्ति पा लिया, आपको बच गए, तो उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पिटाई इतनी जबरदस्त हुई है, भारत की सेनाओं ने पिटाई की है 4 दिनों में, वो जो है उसके लिए शब्द की जरूरत नहीं है। उनके जो उन्होंने कहा, उनके हाव भाव बताते हैं साफ कि पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी है। शाहबाज जो है खुद भाषण दे रहे हैं, उनकी भाषण का देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, और तो बताता है साफ कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पाया जो उसने गिदड़ भभकी दी। अब मैं एक एक्ट ऑफ वॉर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि एक्ट ऑफ वॉर जो बोला जा रहा है, अभी तक हमारे जो आर्म फोर्सेस के जितने भी पॉलिसीज हैं, डॉक्ट्रिन है, उसमें एक्ट ऑफ वॉर में एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है। जो भी है आदेश मिलता है उसके हिसाब से ये एक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब जब आपके एक्ट ऑफ वॉर में लिस्ट में डाल दिया गया एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसका मतलब अब डॉक्ट्रिनल चेंज होंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो अप्रोच है, विजन है, उसमें चेंज आएगा। आप जब तक सरकार बोलती रही कि आप ऐसे करिए, उस हिसाब से चलते रहे, लेकिन अब बहुत क्लियर है हमारी जो सोच है, हमारा विजन है एयर तीनों सेनाओं का, उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और पाकिस्तान के लिए बड़ा मैसेज है और उन आतंकवादियों के लिए मैसेज है कि मार फिर पड़ेगी अगर आपने किया तो। ये अचीव किया, आप युद्ध 10 दिन और लड़ लीजिए, आतंकवाद समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने ये जो अचीव किया है कि अगर आपने दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो आपको मार पड़ेगी और आप सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो डिटरेंस क्रिएट हुआ है। अब देखना है कि सीज फायर जो हम, जैसे मैं पहले भी कहा कि कितने दिन चलता है, क्योंकि वेंटिलेटर पर है, पाकिस्तानी सेना जो है कब तक फॉलो करती है, क्या करती है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका दबाव पाकिस्तानी सेना पे है, राजनीतिक दबाव है, वहाँ की जो लोकल हैं वहाँ उनका दबाव है, फंडामेंटल है उनका दबाव है, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी दबाव है, उनके जो पाकिस्तान आर्मी में जो इतने अंडर करंट चल रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए कि किस प्रकार से हम आए दिन कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। ये फेक न्यूज़ अगर है तो कौन निकाल रहा है? आखिर उन्हीं के ग्रुप्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना है, और ये धीरे धीरे पनप रहा है। साथ में बीएलए ने जिस प्रकार से घोषणा की कि 1/3 बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जा है, और जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं वहां से पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए और बीएलए ने अपने खुद के झंडे लगा दिए। ये क्या बताता है कि जो ग्रिप है पाकिस्तान के सेनाओं का वो कितना कमजोर है, और उनकी जो सोच है, उनकी अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, वो किसी काबिल नहीं है। जब वो बीएलए जैसे छोटे मोटे जो वहाँ के उनके विद इन ओन कंट्री आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भारत जैसे विशाल देश को, जिसके पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं, हर बार हमने भारतीय वायुसेना के साथ जितने भी देशों ने युद्ध अभ्यास किया, उन्होंने सबने कहा कि भारत की जो फौजें हैं, भारत की वायुसेना जो है वन ऑफ द बेस्ट है। आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज हुई, सब में कहा कि भारतीय थल सेना जो बहुत मेच्योर है, उनकी सर्जिक है, और माउंटेनियरिंग ऑपरेशंस में बहुत जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। तो क्या बताता है, सब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया IOR में, इंडियन ओशियन रीजन में, हमने साउथ पैसिफिक में जाके जो ऑपरेशंस किए वो बताता है साफ। मालाबार जो एक्सरसाइज हमारी हुई वो, उसमें हमने जो परफॉर्मेंस दिया इंडियन नेवी ने, वो काबिल तारीफ था। बिल्कुल, देखिए कैसे पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है, वो अब दिखाते हैं। पाकिस्तान के सारे दावे खोखले निकले, पाकिस्तान के सभी बड़े हथियार फेल हो गए, पाकिस्तान के सारे दावे खोखले, पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के सारे हथियार फेल हो गए, तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत कैसे एक्सपोज हो गई दुनिया के सामने, समझिए। उसके पास चीनी एयर डिफेंस HQ-9 फेल हो गया, तुर्की के ड्रोन बिल्कुल नाकाम साबित हुए, फेल हो गए, चाइनीज मिसाइल फेल हो गई, फतेह मिसाइल फेल हो गई, आतंकी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया हमने, और 8 एयरबेस भी हमने तबाह कर दिया, जिसकी सैटेलाइट इमेज अभी मैं पीछे आपको बिग वॉल पर दिखा रहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान में सीज फायर जारी है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी शक्तिशाली मिसाइल फतेह का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो हमला भी नाकाम रहा। हिंदुस्तान का पराक्रम देखने के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया और फिर सीज फायर के लिए अमेरिका तक गुहार लगाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे मिसाइलें धुआं धुआं ध्वस्त, गोरी अब्दाली फतेह। चले वायुसेना के विमान, आग की लपटों में पाकिस्तान। $400 ड्रोन हमले का दंड, पाक का वायुसेना तंत्र भस्म। टूटा मुनीर का घमंड, राख चीनी डिफेंस सिस्टम।
पाकिस्तान का घमंड, उसका भरोसा, उसकी सेना के झूठे दावे और चीन की तकनीक का सच पूरी दुनिया देख रही है।